अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपको पता है एक बड़ी खबर आ रही है और ज़ेर बहस भी है इस वक्त। बहुत से लोग इसकी सिलेक्शन को लेके क्वेश्चन मार्क जरूर अपना यहाँ पर है। अगर बात करें सिलेक्शन स्क्वाड की तो बाबर आजम एंड कंपनी का जो सिलेक्शन इस वक्त है, हारिस रऊफ भी वापस आ रहे हैं, हसन अली की वापसी हो रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें सलमान अली आगा 18 रुकनी जो स्क्वाड उसके अंदर वापस आ रहे हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्क्वाड इस वक्त तश्कील दिया गया। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि मुझे स्टिल फीलिंग्स हैं यहां पर कि शायद वर्ल्ड कप से पहले स्टिल स्क्वाड जो सा ये चेंज हो, क्योंकि अब बहुत से तहफ़्फ़ुज़ आता है। अभी भी आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखें, लोग सवालात उठा रहे हैं कुछ परफॉर्मेंसेस को लेके, वो जरूर डिस्कस करना चाहेंगे इसके अंदर। लेकिन एक अल्लाह करे कि आपको अच्छा एक स्क्वाड नजर आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है खास करके आयरलैंड और इंग्लैंड की लेके, क्योंकि यही स्क्वाड होगा जो कि ट्रैवल करेगा आपका वर्ल्ड कप के लिए, जहां पर पाकिस्तान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहा जाता है। लेकिन देखने वाली बात है कि पाकिस्तान टीम किस तरीके से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो आईसीसी की नई रैंकिंग जारी कर दी गई है, जहां पर टी20 में बाबर की एक दर्जा फिर तरक्की हुई है। उसके अलावा रिजवान की बात करूं तो तीसरे नंबर पर मौजूद आईसीसी अगर टी20 की रैंकिंग की बात करूं। उसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप से कबल श्रीलंका के क्रिकेटर्स वसीम अकरम से रहनुमाई लेंगे। 2 रोजा ये तरबियती कैंप है जिसमें वसीम अकरम इस वक्त रवाना हो चुके हैं श्रीलंका में, और अपना जो एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग का वो शेयर करेंगे श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं मेंटरशिप की, लेकिन हमेशा बात, चाहे हम अपने क्रिकेट बोर्ड की बात करें चाहे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात करें, कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान के लिए सोचना पड़ता है। खाली 2-3 दिन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली नॉलेज जरूर शेयर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको पता है कि एज अ फास्ट बॉलिंग कोच आकिब जावेद ऑलरेडी मौजूद हैं श्रीलंकन टीम के साथ। अगर इसके अलावा बात करें तो दौरे इंग्लैंड के लिए 17 रुकनी वुमेन्स टीम जो क्रिकेट टीम है उसका ऐलान कर दिया गया है, जहां पर निदा डार कप्तान बरकरार है। फिटनेस के लिए खवातीन टीम को भी काकुल में भेजा जा रहा है, और इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैंने उस दिन भी हाईलाइट किया था जब सना मीर हमारे साथ मौजूद थी। अगर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज हम देखें, बड़े क्लोज मार्जिन मैचेस पाकिस्तान ने हारे, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फिटनेस लेवल की अगर बात करूं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, तो लिटरली आफ्टर 25-30 ओवर के बाद आपको फटीग लगती थी हमारे प्लेयर्स के अंदर। फिटनेस लेवल हमें जो है मेंटेन करने की जरूरत है। इंग्लैंड बड़ी टफ ओपोनेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पता है प्रॉपर टेस्ट वुमेन्स नेशन है। वहां पर पाकिस्तान जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो बड़ी अपना एक आपको पता मायने रखेगी आने वाली कंडीशंस के अंदर, खास करके पाकिस्तान किस तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। लास्टली अगर बात करें टेनिस की दुनिया से, जहां पर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में रूस, अमेरिका और कनाडा के खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने कहा कि सबकी नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन पर है। इस वक्त एक गेस्ट मेरे साथ मुस्कुरा भी रहे मेरी तरफ देख के। बहुत से सवालात हैं आपको पता है सिलेक्शन को लेके। पाकिस्तान है, मुझे पता है हमारी टीम, हमने बैकअप भी करना है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बनता है। अगर मैं टॉप परफॉर्मर्स की बात करूं, पीएसएल की बात करूं, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की बात करूं, तो लिटरली कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम इसके अंदर मिसिंग है। चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इनको आप स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं, प्राइवेट चैनल पे एंकर पर्सन भी है, खुद भी बहुत ज्यादा गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट पे। अभी ऑफर भी बात हो रही थी, थोड़े से गुस्से में भी थे कि अवैस भाई सिलेक्शन के बारे में बताएं क्या करें। हसनैन लियाकत मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें मेरे को होस्ट हैं, बल्कि को एंकर भी हैं हमारे साथ, यहाँ पर नजर भी आते हैं। मैं इनको हमेशा कहता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम है स्पोर्ट्स 360 पे, अहमद नवाज में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका। थैंक यू। आपके बता रहा था गुस्से में आप ऐसे से कर रहे थे। चले जी, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आयरलैंड स्क्वाड। हसनैन भाई, आखिरकार सबको बेसब्री से इंतजार वर्ल्ड कप के स्क्वाड था, लेकिन स्क्वाड आपने इंग्लैंड इसका आयरलैंड का दिया। यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट एज कंपेयर टू पाकिस्तान, यहाँ तक कि यूएस की कंडीशंस बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगी। स्क्वाड की अगर बात करूं, एग्री कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिर्फ स्क्वाड की बात, अगर आपने जो प्राइम ऑफर जो बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है बेसिकली हमने भेज दिया वो, और वो हमने अनाउंस करना जाके 22 मई को। लेकिन इस स्क्वाड पे मुझे तो सबसे बड़ा इतराज़ हसन अली पे है। अभी जिस तरह अहमद बात कर रहे थे प्राइम से पहले कि हसन अली ने परफॉर्म किया कराची किंग्स के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हसन अली ने कराची किंग्स के लिए परफॉर्म किया, इसी तरह मोहम्मद अली डेजी ने मुल्तान सुल्तान के लिए किया। बहुत सारे ऐसे नाम है। उसामा मीर आप देखिए ना, कितना बड़ा सवालिया निशान है कि उसामा मीर जो कि पीएसएल का टॉप विकेट टेकर था, हम कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंस नहीं देते लड़कों को। आपने उसामा मीर को जाके वर्ल्ड कप में आपके उसको मार पड़ी, आपकी टी20 सीरीज में उसको मार पड़ी। लास्ट मैच में हमें लगा यार कि उसामा मीर वो वाली परफॉर्मेंस दे रहा है जो कि ये लीग क्रिकेट में देता है, और आपने पकड़ के उसको
आयरलैंड से भी बाहर कर दिया, इंग्लैंड से भी बाहर कर दिया, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इसी तरह सलमान अली आगा को बहुत लोग रेट करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सलमान अली आगा भी वहां पे एंकर रोल प्ले कर सकते हैं। एंकर तो हमारे पास बाबर आजम भी हैं, एंकर रोल प्ले करने के लिए हमारे पास रिजवान भी हैं, इवन इफ्तिखार अहमद भी जब आते हैं तो वो भी 10-15 गेंदें लेते हैं, उसके बाद जाके उनका बल्ला खुलता है। सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं इसमें। लाजमी बात है हम उतना गुस्सा नहीं निकालेंगे, क्योंकि आयरलैंड के साथ ही हमने इंग्लैंड पे भी जाना है, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप पे भी जाना है, यही हमारी टीम है। अब इसको बैकअप करना है, और मेरा ख्याल है कि इसमें 2-3 चेंजेस होंगी। मुझे लगता है कि हसन अली शायद, जिस तरह वहाब रियाज कह रहे थे, वो वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ जाएंगे। एक टाइम मुझे लगता है कि उसामा मीर शायद कहीं ना कहीं प्रेशर पड़े तो उनको वापस लाया जा सकता है, लेकिन दैट इज़ अ बिग कॉल कि आप उसामा मीर के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर आपने बाहर कर दिया, ऊपर से जमान खान। अब देखिए, आप पिछले 1.5-2 साल से जमान खान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, और जमान खान की कोई ऐसी रफ परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप उनको बाहर निकाल सकते थे, और जमान खान को आउट ऑफ नोवेयर आपने बाहर निकाल दिया। उनके ऊपर आपने अब्बास आफरीदी को लाया, और अब्बास आफरीदी आपको पता है कि नए ओवर्स में आके फंसते हैं, वो आके पुराने बॉल के साथ अच्छा गेंद करवाते हैं। जमान ये है कि आपको नए बॉल के साथ भी गेंद करवा सकते हैं, आपने लाहौर कलंदर में देखा। फिर उसके बाद जमान आपके डेथ ओवर्स में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं। बड़े अनलकी रहा वो एशिया कप में, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये सारे प्लेयर्स बाहर हैं, और वो सारे प्लेयर्स अंदर हैं जो कि काफ़ी अरसे से 6-7 साल से कौमी टीम के साथ हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अहमद भाई, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्टेड बनती है क्रिटिसिज्म में। अगर उस सेंस में मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर, अगर मैं हसन अली की परफॉर्मेंस उठा के देखूं, 1-2 मैचेस के अंदर आप कह सकते हैं उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन एक कंसिस्टेंसी की बात जब बात आती है, हसन अली ने स्ट्रगल किया। मैं लिमिटेड ओवर्स की बात कर रहा हूं, टॉप परफॉर्मेंस की बात करूं, उसामा मीर, मैं कंफ्यूज था उनको क्यों निकाला। सबसे बड़ा नाम आपका, इस पर कमेंट भी चाहूंगा अहमद भाई, आमिर जमाल, एक वो प्लेयर जिस पे सब बात कर रहे हैं, आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की जरूरत है, उनका नाम मौजूद नहीं है। बहुत से सवाल उठ जाते हैं, जैसे कि मेरे साथी गेस्ट ने भी कहा। देखें, सबसे पहले तो आज 2024 है, वर्ल्ड कप में 1 महीना गालिबन रह गया, 1 महीने से कम ही है खैर, और अभी तक हम ये श्योर नहीं है कि हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है और पॉलिसी क्या है। आई थिंक इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ की निशानदेही कराई कि सबसे पहला, आपके भी मैं सवालों की तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि अगर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया T20 वर्ल्ड कप का, या जिस तरह हम टेलीविज़न पर क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग है, तो कैसे आपने उसके टॉप विकेट टेकर को जो है वो एक सीरीज़ में आखिरी कुछ मैच खिलाकर तो साइडलाइन कर दिया, उसकी क्या वजह हो सकती है? अब सवाल ये भी उठता है कि जी हमारे पास एक लेग स्पिनर पहले से टीम में मौजूद है, आपने अबरार को भी दोबारा खिलाया। अब देखें, ये एक, मैं जिस तरह कह रहा हूँ, ये बहुत सारी बातें यहाँ से निकलेंगी, बहुत सारे प्लेयर्स डिसहार्ट होंगे, बहुत सारे डिस्क्रेडिट जो हैं वो फ्रेंचाइजीज हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इन्होंने जमान की बात की, आपने आमिर जमाल की बात की है, बात यह है कि पाकिस्तान में ये बहुत पुराना एक कल्चर चलता आ रहा है कि आप एक प्लेयर में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और एकदम से फिर मैं कहना नहीं चाहता वो अल्फाज, वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं, कि आप कुछ चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो हम सबको पता है वो क्या हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं और बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा देते हैं। आबिद अली के साथ हमने ऐसे ही होते हुए देखा, मेरे ख्याल से कोई ढकी छुपी मिसाल नहीं है। इसके अलावा भी हमें माजी में बहुत से ऐसे प्लेयर्स नज़र आए हैं जिनके साथ ये एक कल्चर रखा गया है कि क्योंकि वो आपकी एक पर्सनल प्लान्स में नहीं थे, पसंद में नहीं थे, तो आपने उनको साइडलाइन कर दिया। हसन अली की जहाँ तक इंक्लूजन का सवाल है, मेरे ख्याल से मेरी ज़ाती राय है कि इसमें आपके कप्तान का भी बहुत ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अब कप्तान जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, तो मे भी उनका कोई प्लान हो। लेकिन मैं एग्री करूँगा इनके साथ, क्योंकि देखें, आपने ये सिर्फ नहीं सोचना कि स्क्वाड क्या है वर्ल्ड कप का, आपने ये सोचना है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या है। और उस बेहतरीन प्लेइंग 11 में तो अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो शाहीन आपके ऑटोमेटिक खेल रहे हैं, आपके मोहम्मद आमिर ऑटोमेटिक खेल रहे हैं, नसीम शाह ऑटोमेटिक खेल रहे हैं, उसके बाद आपके पास एक जगह बचती है, और वो एक जगह जो है कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि आप उसमें कोई ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है। मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि उसामा मीर वहाँ पे नहीं है। जिस तरह उन्होंने बात की, आई थिंक आखिरी T20 मैच आप जीते ही उसामा मीर की वजह से, उसके अलावा तो आपके बॉलर्स को जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम मेरे ख्याल से पछाड़ रही थी, उसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास, और उसामा एक पॉइंट पर 3 ओवर्स करा चुके थे, सिर्फ 9 रन दिए थे और विकेट्स भी हासिल कर चुके हुए थे। तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस बहुत डेंट होगा। और फिर बात वही है कि आपने प्लेइंग 11 का सोच के टीम बनानी है। मेरे कॉम्बिनेशंस के साथ भी एतराज़ात हैं, बट आई एम श्योर कि आप उस सवाल के ऊपर भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा जहाँ बॉलर्स की बात हो रही है, मैं वहाँ बैट्समैन पे आना चाहूँगा। मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, हसनैन भाई, सेम अहमद भाई, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा। पहले हसनैन भाई से बात करूँ, 2022 से मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था, अगर मैं टोटल लिस्ट निकालूँ 157 बैटर्स की जो 1000 के करीब रन बना चुके हैं, T20 की बात कर रहा हूँ, 31वें नंबर पर हारिस का आता है, उनका मैंने एवरेज स्ट्राइक रेट भी लिखा हुआ 149.95 है, सॉरी 34वें नंबर पर जो पाकिस्तान के टॉप पे आप कर लें। 35वें नंबर पर आपका आजम खान आता है जिनका है 149.13।
जब स्ट्राइक रेट्स की बात आती है, शायद आप भी फैन ना हो हारिस के, लेकिन मैं स्ट्राइक रेट पर उसका फैन जरूर हूं। बात ये होती है कि आपने बीपीएल से भी उसको ड्रॉप किया, उसकी एनओसी नहीं की, उसको आपको वापस बुलाया, उसके बाद आपने टीम से भी ड्रॉप कर दिया, दूसरे स्क्वाड से भी आपने ड्रॉप कर दिया उसको। फिर आप दूसरी जो टीम के यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं यहां पर कि जी क्या स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता? पाकिस्तान ने अब तक जो पहली इनिंग्स खेली है, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो रहा है, पाकिस्तान ने जो अब तक पहली इनिंग्स खेली है उसके अंदर पाकिस्तान ने अराउंड 159 या 58 स्कोर किया है। ये लिटरली लम्हा फिक्री है। देखिए वैसा डेट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप हारिस को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए हमारी कौम की एक साइकी है, हमें जब कोई नया चेहरा मिलता है ना तो हम पुराने को भूल जाते हैं। हमें साइम अयूब हमें साइम अयूब मिला और हम हारिस को भूल गए। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि साइम अयूब ने 17 मैचेस में कोई लगभग 249 रन बनाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उनकी एवरेज 14 की है, उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 49 का है। एक उनकी नो लुक शॉट थी जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस में भी कोई लुक मुझे नज़र नहीं आ रही। और आप ये देखिए कि साइम अयूब रिप्लेस किसको कर रहे हैं। मैं आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हम अपनी तनकीद करते हैं स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर, लेकिन बाबर आजम और रिजवान इससे पहले इस मुल्क की बेस्ट जोड़ी थी T20 क्रिकेट की। उन्होंने 152 भी बनाए, उन्होंने 200 रन भी बनाए, लेकिन जब से साइम अयूब आया हमें स्ट्राइक रेट की फिक्र होगी कि हमें 140 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, लेकिन जिस साइम अयूब को हम लेके आए वो 129 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 51 मैचेस में 5000 से ज्यादा रन थे, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? देखिए इस वक्त जो अहमद ने बात की ना आमिर जमाल की, आमिर जमाल की में थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कीजिए ना कि हम जिस क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया बेचते हैं उसको इस वजह से बेचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके परफॉर्म नहीं करेगा। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, और उससे जान छूट जाएगी। उससे जाके ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, वो वहां पे हीरो बन गया। उसके बाद हमने उसको 1.5 मैच के लिए चेक किया, क्योंकि एक मैच में उसको पूरे ओवर मिले, दूसरे मैच में उसको ओवर नहीं मिले, और आराम से उसको T20 क्रिकेट से बाहर कर दिया। अभी वक्त ये था कि उसको वो ना आधा तीतर है ना आधा बटेर है, उसको पूरा तीतर भी बनाना था, पूरा बटेर भी बनाना था, बैट्समैन भी बनाना था, बॉलर भी बनाना था, और उसमें तमाम पोटेंशियल, तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप हसन अली को साथ ले आए। देखिए हसन अली की पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खिदमात हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हर वर्ल्ड कप से पहले हसन अली और फहीम अशरफ क्यों आ जाते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। ये पाकिस्तान का हर बच्चा सवाल करता है कि हसन अली कहां से आ गए। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि वो दोस्त थे, वो यार थे, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने जो सिलेक्शन की है वो किस बुनियाद पे की। और अब बाबर आजम भी कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कप्तान है, वो इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। गैरी क्रिस्टन इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। अजहर महमूद का भी इस सिलेक्शन कमेटी पे इनपुट है। तो अब मुझे तो ये लगता है कि अहमद, अगर लेट्स सपोज हमें कुछ ऊपर नीचे हो गया वर्ल्ड कप में, तो हम मुर्द इल्जाम किसको ठहराएंगे? पहले तो ये होता था कि चीफ सिलेक्टर साहब होते थे। मुझे याद है 2009 में वर्ल्ड कप में, 2007 के वर्ल्ड कप में कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो बल्कि 2009 के सेमीफाइनल में कुछ ऊपर नीचे हो गया था, तो अब्दुल कादिर साहब ने इस्तीफा दे दिया था जो चीफ सिलेक्टर थे। अब तो पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी फिर उड़ानी पड़ेगी। हमारा तो मिजाज ही ऐसा है। ठीक है, हमें लोग पूछते हैं कि आप गैरी क्रिस्टन को लेके आए, आप जो है वो जैसन गिलेस्पी को लेके आए, तो इनसे क्या तवक्कुआत है? मैंने कहा रियलिस्टिक वे में आपको इनको पूरे 2 साल देने हैं। उसके बाद जाके आप देखें कि इन्होंने 2 साल में T20 जितवाया, इन्होंने 2 साल में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, इन्होंने 2 साल में आपको टेस्ट चैंपियन बनवाया या नहीं बनवाया। आप 1 महीने के लिए 4 दिन की सीरीज में हफीज से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? या फिर आप वर्ल्ड कप के बाद गैरी क्रिस्टन को निकाल के क्या करेंगे? तो सिस्टम नीड्स स्टेबिलिटी। देखें यही प्लेयर थे, लेकिन सिस्टम में स्टेबिलिटी थी तो ये टीम सेमीफाइनल भी खेली, ये टीम फाइनल भी खेली। लेकिन जब सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं है, जब अवैध साहब को ये पता नहीं है कि मैं इस सीट पे होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आपने वही करना है जो आपको पसंद आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट, क्योंकि यही चीज अहमद भाई, मैं एक जगह मौजूद था जहां पर हम हॉकी का अपना जिस दिन करके इंटरव्यू, लिटरली कोच यही बात कर रहे थे कि सिर्फ रिक्वेस्ट है कि यार इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे कुछ टाइम दें, फिर मुझसे रिजल्ट मांगें। 2 साल अच्छा एक पीरियड आप उनको दे रहे हैं, कप्तान को भी एक अच्छा पीरियड दे रहे हो, कल को कम से कम तनकीद हो या कोई भी मामला तो एटलीस्ट आपका पूरी केस स्टडी पड़ी हो कि यार 2 साल में क्या किया है। लेकिन 2 साल तो दो ना यार। आपने मेरे ख्याल से वो बात की है जो हम शायद कितने अरसे से कहते आ रहे हैं। इवन जब मुझे अभी भी याद है 11 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ जीतने वाले कप्तान को भी जब साइडलाइन किया गया तो हमने तब भी आवाज़ उठाई कि ये गलत फैसला है। फिर जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, फिर हमने कहा इनको चलने दें। फिर जब उनको हटाया गया, हमने तब भी कहा ये गलत है। फिर शाहीन को वो कहते हैं स्केप गोट बनाया गया, तब भी हमने इस पर एतराज़ उठाया। और अभी फिर बाबर पे आप वापस आ गए। बहुत अच्छी बात की निशानदेही की इन्होंने कि अब आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी मैनेजमेंट को छेड़ेंगे अगले 2 साल। मैं साथ साथ ये भी ऐड कर दूं कि आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप अपने कप्तान को इस वर्ल्ड कप के बाद अगर खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच होती है तो छेड़ सकें, क्योंकि अब टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हम सबको पता है ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कैसा चलता है, और अब वापस हमने वो एक कमराडरी जो मिसिंग थी उसको बनाना है। अब आप देखें आने वाले कुछ अरसे के अंदर जो चलता आया है, आपने फिटनेस भी देखी, प्लेयर्स के बारे में भी बात हुई, प्लेइंग 11 की भी बात की जा रही है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं।
सबसे पहली बात फिर वही आ जाती है कि बाबर और रिजवान जैसी सक्सेसफुल जोड़ी को आपको छेड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और साइम को क्यों आप तीसरे पर नहीं खिला रहे जहाँ पर उसको खेलना चाहिए, जिसकी वजह से फ़खर जमान चौथे नंबर पर गए। आई थिंक ये सारी चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले ही, लेकिन आप देखें इंडिकेटर वही है कि आपके पास कुछ ही मैच रह गए हैं, ये 2 सीरीज़ हैं जिसमें आपने ये फैसला करना है, और हमेशा की तरह पाकिस्तान वही आखिरी मुल्क होगा जो T20 स्क्वाड का ऐलान करेगा। मैं इस मौके पर हमारे व्यूअर्स के लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल देखें। साउथ अफ्रीका की टीम में रासी वैन डर डूसन जगह नहीं बना पाए, जो बाबर आजम के साथ वो वाहिद कंटेंडर है इस साल T20 में जिन्होंने 1000 से ज़्यादा रन्स बनाए, और वो क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि रिकल्टन जो हैं वो साउथ अफ्रीका T20 में ज़्यादा फॉर्म में नजर आए थे, तो उन्होंने करंट परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और हम किसको तरजीह दे रहे हैं, हम पुराने नंबर्स को तरजीह दे रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ हमें आज नहीं अगले 4-5 साल भी हॉन्ट करती रहेगी। अगर तो हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने परफॉर्मेंस को मौका देना है, जिस तरह चेयरमैन PCB ने भी अपने पहले एड्रेस में कहा कि जी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, डिसिप्लिन के ऊपर मेरिट को तरजीह दी जाएगी, तो फिर आप अपने टॉप परफॉर्मेंस को खिलाइए। फिर आप हमें बताइए कि उसामा मीर को अगर आप ड्रॉप देखें, अगर तो कोई उसामा मीर से बेहतर है तो मेरे ख्याल से ना मैं एतराज़ करूंगा ना आप करेंगे, हम तो कहेंगे कि आप उनको खिलाएं। लेकिन अगर आप उसामा मीर को सिर्फ इसलिए नहीं रखना चाह रहे कि आपके कुछ प्लेयर्स की जगह जो है वो खतरे में पड़ जाती है, तो ये बहुत खतरनाक है। और हम कितने अरसे से कहते आ रहे हैं कि आपकी आधी टीम के मसाइल सिर्फ इस चीज़ से हल हो जाएंगे कि आप शादाब खान को प्रमोट करना शुरू कर दें ऊपर। आपको थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में ये फ्लेक्सिबिलिटी अब रखनी पड़ेगी। अब हर बंदा अपने एक फिक्स नंबर पर नहीं खेल सकता। अगर आप फैसला कर लेते हैं, मैं तो चाहूँगा कि ये फैसला हो जाए कि बाबर रिजवान वापस ओपन करें, और अगर आपकी मजबूरी है कि साइम को खिलाना है तीसरे पे, चौथे पर फ़खर आते हैं, 5वें पे इफ्तिखार आते हैं, तो आपको शादाब को थोड़ा सा और ऊपर पुश करना है ना। और सलमान अली आगा की जैसे कि बार बार बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको पाकिस्तान का यही स्क्वाड दूँ और मैं कहूँ आप मैं और जनाब अपनी डिफरेंट प्लेइंग 11s बनाते हैं, तो मेरे स्क्वाड प्लेइंग 11 में तो सलमान अली आगा की जगह नहीं बन रही। T20 की बात T20 में अनफॉर्चुनेटली नहीं बनती जगह। मैं आई बी वेरी फ्रैंक, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आई लाइक हिम, इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर, और हमें प्रॉब्लम भी आ जाती है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, ऑफ स्पिनर हमारे पास नहीं है, या तो वो उस क्वालिटी के होते, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते जो आपके पास प्लेयर्स हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो भी फैसला लें, हम जो भी एनालिसिस करें, जो भी डिस्कशन करें, वो हमारी प्लेइंग, अब आप इंडिया की प्रोएक्टिव सोच देख लीजिए कि शुभमन गिल रिजर्व में है, KL राहुल जगह नहीं बना पाए। बहुत सारी खबरें ये कह रही हैं BCCI से कि विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद ओपन भी कर सकते हैं, और संजू सैमसन को वो तीसरे नंबर पर लेकर आएंगे, जिनकी परफॉर्मेंस भी आपको पता मौजूद है। बिल्कुल, जिनकी परफॉर्मेंस अगर सैमसन की, जयसवाल तो मुझे नहीं लगता शायद जगह ना बना पाए लेकिन प्लेइंग 11 में, लेकिन संजू सैमसन लाजमी आपको तीसरे पे और ऋषभ पंत चौथे पर नजर आएंगे। तो ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैंने कहा 51 गेम्स, मोर देन 5000 रन्स फॉर एन ओपनिंग पेयर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस में ओपनिंग आपके लिए की है, और आप एक तरह से उनको साइडलाइन कर देते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि माजरत के साथ एक नो लुक शॉट जो है वो हम पर भारी पड़ गई है। लेकिन आई होप सो, जिस तरह बहुत से लोग कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले शायद आपको कुछ और तब्दीलियां होते हुए नजर आए। ये बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शायद अस्टैन भाई आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो स्कॉट की इस वक्त सूरत हाल है या प्लेयर्स की बात करूं, बहुत से इस वक्त लूप होल्स आपको नजर आएंगे। स्कॉट से पहले, वर्ल्ड कप से पहले आपकी तब्दीली जरूर टीम के अंदर नजर आएगी। लेकिन इंडिया की जो उन्होंने बात की, मैं वर्ल्ड कप पे आना चाहूंगा थोड़ा सा। अगर वर्ल्ड कप स्कॉट की बात करूं, इंडिया का मैं सिर्फ मुआवजा कर रहा था कि 4 स्पिनर्स 3 फास्ट बॉलर्स के साथ वेंटर रहे। दैट मीन्स के उनके दिमाग में यह बात जरूर है कि वहां पर स्पिनिंग ट्रैक अगर होगा, जब तक USA की क्रिकेट मैंने थोड़ी बहुत देखी है, जो उनसी वहां पर बॉल एज सच अपराइज मिलता नहीं आपको। न्यूयॉर्क जोन सा है वो भी आपका ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक होगा। इतना उन्होंने सीरियस स्पिनर्स को अपने लिया हुआ है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। हमारे पास इब्रार मौजूद है, पीक फॉर्म का लड़का, उसको आपने बाहर कर दिया इस वक्त टूर्नामेंट से। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो जो वो बात करें टॉप क्वालिटी स्पिनर, किस पे बैंक करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ में बिलीव रखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो शादाब खान के ऊपर बेजा तनकीद करते हैं। मैंने शादाब खान के स्टैट्स निकाले जो रिसेंटली उनके 8 मैचेस हैं ना इससे पहले के। शादाब खान इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। ये मानना होगा कि ही इज़ द बेस्ट लेग स्पिनर इन पाकिस्तान इन T20 फॉर्मेट। सर, वो अगर 30-32 दे भी देता है, वो आपके 2 विकेट ले लेता है, 1 विकेट ले लेता है, 40 रन, 40 से ज़्यादा कह गया, 10-15 रन वो आपके फील्ड से बचा देता है, 15-20 रन वो आके रन्स कर देता है। आपके इफ्तिखार खड़े हैं, शादाब खान ने पहली गेंद पे आके छक्का लगा दिया आपके लास्ट T20 सीरीज में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी होगी कि मैं तो शादाब खान के साथ जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि ये शादाब खान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर ये बाबर आजम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ, ठीक है, और वो बैकलैश कहीं चल रहा है शादाब के माइंड में या बाबर आजम के माइंड में, इस वजह से उनको थोड़ा सा छुपाया जा रहा है। जहां तक आपने इंडिया की बात की, दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम गई थी वर्ल्ड कप और एशिया कप में, तो पाकिस्तान की टीम यहाँ पे थी, बाबर नंबर 1 है, आपके रिजवान जो है टॉप 10 में आते हैं, आपके फखर जमान टॉप 10 में आते हैं, और हमारा तो कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि हम पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे, ठीक है? लेकिन वहां पे सारी गेम थी स्पिनर्स की, और ये इस वर्ल्ड कप में भी सारी गेम होगी स्पिनर्स की,
और इस वर्ल्ड कप में जिस टीम के तगड़े स्पिनर्स होंगे वो ज़्यादा जो है वो मेरा ख्याल है तगड़ा परफॉर्म करेगा। और ये जो आपके प्लेयर्स खेल के आए, इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, आजम खान हो गए, जो CPL खेल के आए, इनके बहुत अच्छे फिगर्स हैं। और ये आपको इस कैरेबियन के वर्ल्ड कप में स्पेशली जो 12 के बाद होगा, देखिए अमेरिका में तो ड्रॉप इन पिचेस आई हैं, वो तो शायद ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की पिचेस होंगी, लेकिन जो कैरेबियन में पिचेस होंगी ना, वो इन 3-4 प्लेयर्स को जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई आप। लेकिन जैसे हसनैन भाई ने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर हम बात करें जहाँ ओपनर्स की बात करते हैं, हमारे पास लिटरली 10-15 ओपनर्स मौजूद हैं। असल मसला आपका मिडिल ऑर्डर का है। इस पर डिस्कशन जरूर कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं पाकिस्तान जो स्क्वाड अनाउंस किया है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्सेस इंग्लैंड एंड आयरलैंड। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ हसनैन लियाकत साहब मौजूद थे। हम डिस्कस कर रहे थे जो पाकिस्तान का स्क्वाड इस वक्त अनाउंस हुआ आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ। बहुत से आपको पता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बाकी मामलात भी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं प्रेशर सीट पे खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रेशर सीट खुर्रम भाई। खुर्रम भाई, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले मैं रहमत भी हम लोग हसनैन भाई भी यहाँ मौजूद थे। ठीक है, हमें भी है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों को भी है। स्क्वाड इस वक्त आप देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ है स्क्वाड्स को लेके कि यार ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बैटिंग ऑर्डर पे आना चाहूँ, मैं आपसे बार बार इस बारे में सवाल भी करता रहा हूँ, आपके पास यार 8 से 9 ओपनर्स मौजूद हैं। बैकअप की बात करूँ, साहिबजादा फरहान है, बहुत से लड़के आपके पास मौजूद हैं। आपका सारा मसला है मिडिल ऑर्डर के अंदर लेके, मिडिल ऑर्डर की सीट कौन संभालेगा? देखें, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है जब से आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है, प्रेस टॉक हुई है, उसके बाद से आप देख रहे हैं। और स्पेशली देखें, ये एक खुशाइन बात है कि सलमान अली आगा को इन्होंने इंडक्ट किया है, जिससे रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस रही है PSL में जिस तरह से खेल रहे हैं। और आपको पता है कि स्लाइटली एज भी है कि बॉलिंग भी करते हैं। और दूसरा काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हो रही है, स्पेशली उसामा मीर को और जमान खान को जिस तरह से बाहर किया स्क्वाड से। रिसेंट अगर परफॉर्मेंस देखें PSL में, आपको पता है हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, स्पेशली वहाँ की विकेट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी वहाँ परफॉर्मेंस भी है। स्पेशली इंग्लैंड के हवाले से आपको पता है वहाँ पे ये लीग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। फिर CPL जब वेस्ट इंडीज़ वगैरह में होती है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी परफॉर्मेंस वगैरह देकर आते हैं। फिर जमान खान के हवाले से रिसेंट पास में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है, स्पेशली T20 के हवाले से काफ़ी स्पेशलिस्ट वो बॉलर हैं, स्पेशली डेप्थ ओवर में जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं। और देखें, आज आपको पता है कि सिलेक्शन कमेटी से सवाल भी किए गए, स्पेशली ओपनर्स के हवाले से भी, कि साइम अयूब और उनकी, उन्होंने कहा कि देखें जिस तरह से रिसेंट उनकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस तरह से साइम अयूब ने परफॉर्मेंस नहीं दी है जिस तरह से साइम अयूब इज़ नॉन फॉर साइम अयूब। पर एक उनको चांस दिया गया है आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में। फिर उसके बाद जो फर्दर जो है पाकिस्तान का, आपको पता है कि 22 तारीख के बाद पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड अनाउंस होना है। पर खुशाइन बात ये है कि इसके अंदर देखें आपके कमबैक जो हुआ है, मोहम्मद रिजवान जो है इंजरी के बाद आए हैं, और आजम खान जो है। अहमद भाई, थोड़ा सा मैं मिडिल ऑर्डर के अंदर आना चाहूँगा। उस्मान खान, बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आज वहाब रियाज ने भी कहा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी PSL के अंदर, उसके बिना पे हमने इनको पिक किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं उस्मान खान के हक में हूँ जो उन्होंने कुर्बानी दी, बाकी सारे मामला हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा वहाँ पजल हो गए थे कि उन्होंने कहा डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, डोमेस्टिक वो खेले थी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में। उस्मान खान को वापस एक चांस दिया जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट ये चांस है और क्या वर्ल्ड कप में उनकी सीट पक्की देख रहे हैं? इतने करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं क्रिकेट के लिए, आप उनके साथ भी सिंपथाइज़ कर लें फिर मेरे ख्याल से। क्योंकि आई डोंट बाय द फैक्ट कि जी अगर उन्होंने आपके लिए UAE छोड़ दी और वो आपके एक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहे। देखिए हमने किया क्या है, बेसिकली हमने किया ये है कि हमने एक मैसेज दे दिया हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कि बजाय इसके कि आप अपना टाइम यहाँ पर ज़ाया करें, बाहर जाकर किसी कमर्शियल लीग में हिस्सा लें, कोशिश करें कि सिलेक्टर्स तक आपकी वीडियो पहुँच जाए, उनकी नज़र पड़ जाए किसी फ्रेंचाइज़ की, आएँ एक सीज़न खेलें और पाकिस्तान टीम में जगह बना लें। अभी 5 मैचेस तो मैं खैर उस्मान हो कोई भी हो, मैं ये आपकी बात से एग्री करता हूँ कि आर नॉट एन इंडिकेटर टू गेज एनीवन। एटलीस्ट आप उनको एक नंबर ऑफ गेम्स दें, फिर उसके बाद उनका अंदाज़ा लगाएं। लेकिन बात यह है कि वो जिस नेचुरल नंबर पर खेल रहे थे, क्या पाकिस्तान में उनकी उस नंबर पर जगह बनती है? नहीं बनती। और अगर तो नहीं बनती, उनसे बेहतर कितने लोग हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं, वो जो डेटा एनालिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं उस पोजीशन की बात बिल्कुल। और आप अभी मिडिल ऑर्डर की भी बात करें, आई थिंक पाकिस्तान की अगर आप पहले 4 प्लेयर्स उठाकर देख लें तो रिजवान, बाबर, साइम और फ़खर, ये 4 आपके पक्के हैं। उसके बाद इफ्तिखार ने खेलना है, शादाब आएंगे, इमाद हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी जगह बनते हुए नज़र ही नहीं आती। और अगर तो आपने आजम खान को भी बीच में कहीं ट्राई करना है कि जहाँ पर उस्मान जगह बना सकें। लेकिन बात वही है कि ये फिर से एक वही केस होगा कि हमने एक प्लेयर जो है उसको स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया और फिर हम भूल गए कि वो प्लेयर स्ट्रक्चर का हिस्सा था। बट
ऑब्वियसली उनके अपने प्लान्स होंगे, मे बी वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आई वांट हिम टू प्ले द नेक्स्ट 2 सीरीज़ जो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ हैं, लेकिन मुझे वो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में ये मेरी पर्सनल राय है, आप लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, मुझे उस्मान जो है वो जगह बनाते हुए वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपके नज़र नहीं आते, और जब वो नज़र नहीं आते तो फिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने फ़ौरन उनको प्लान्स में लेकर आना था, ये सबसे बड़ा सवाल है। खुरम भाई, स्पेशली उस्मान खान के हवाले से नहीं बिल्कुल देखें, उस्मान खान ने जिस तरह से मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, जिस तरह से देखिए जी उन्होंने सेक्रीफाइस किया, यूई को उन्होंने छोड़ा, आपको पता है कि IL T20 में उनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी था, फिर उनके ऊपर यूई से बैन भी हुआ, पाकिस्तान के लिए आए। देखिए अभी स्टार्टअप है, शुरू में आपको पता है कि वो नंबर 4 पे आके बैटिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी और साबिक जो क्रिकेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उनकी जो पोजीशन बनती है नंबर 3, क्योंकि आपको पता है कि नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं तो उनकी एवरेज भी है 49+ है, और जब वो लोअर डाउन पे आते हैं तो उनकी 20+ है, तो इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए स्टार्टअप है, उनको चांस देना चाहिए, उनके अंदर पोटेंशियल है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और देखिए आयरलैंड की विकेट्स भी हैं उनके लिए थोड़ा सूटेबल रहेंगी, और इंग्लैंड की भी, फिर उसके बाद ज़्यादा पिक्चर आपको क्लियर होगी। अहमद भाई थोड़ा सा मैं बॉलिंग ऑर्डर के ऊपर आना चाहूँगा। पेस बैटरी तो आपकी बड़ी तगड़ी लगती है, एक एंड से इकॉनमी रेट की बात करूँ, आमिर हैज बीन सुपर्ब विद दैट, शाहीन शाह अफरीदी बैक इन द कलर्स आपको नजर आए, हारिस रऊफ बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, स्पीड स्टार हैं, 150 उनके पीछे शर्ट के भी लिखा होता है, अल्लाह करे 150 नज़र भी हमें वापस आए। हारिस रऊफ फिटनेस के बाद वापस आ रहे हैं, टीम में जगह बना पाएंगे? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि वर्ल्ड कप में अगर मैं इंडिया को देखूं, 4 स्पिनर्स 3 फास्ट बॉलर्स, इतना आसान नहीं होता। आप खुद आप एक लेवल के कोच हैं तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि इंजरी के बाद किसी भी बॉलर के लिए आसान नहीं होता। हमने शाहीन को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, हारिस उस पेस को मैच कर सकते हैं नहीं, स्किल वाइज तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वेरिएशन भी यूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी खिदमात भी हैं उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं फिर बार बार वही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्लेइंग 11 उठा के देखें तो जगह कैसे बनाएंगे आप, ये बड़ा एक सवाल है। आप आमिर को खिलाएंगे, आप शाहीन को खिलाएंगे, आप नसीम शाह को लाजमी खिलाएंगे, 3 तो ऑटोमेटिकली आपके खेल रहे हैं, शादाब और इमाद आपके खेल रहे हैं, तो ये आपके 5 बॉलर्स हो जाते हैं। बीच में उस एक जगह पे आप किसको एडजस्ट करते हैं? क्या आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाते हैं, क्या एक आप एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं, या फिर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं हमने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है, तो तब शायद हारिस जो है वो लगता है कि हमारी हिस्ट्री एज अ टीम कहती है कि हम ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे जाते हैं, बैट्समैन नहीं खिलाएंगे। मैं वही आपको निशानदेही करूं कि मुझे नहीं लगता कि 4 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। 3 फास्ट बॉलर्स की अगर आप बात करें तो फिर तो मेरी बुक्स में तो हारिस की जगह थोड़ी सी ट्रिकी बन जाती है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मोहम्मद आमिर जो उनका स्किल है या जो शाहीन जो अभी करंट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि आप उनको बाहर बिठाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। डिपेंड करता है, अभी सीरीज़ में आपके पास मौका है, अभी आपके पास 3 मैच ये हैं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ आप खेल रहे हैं, इतना मौका है कि आप कुछ लोगों को ज़्यादा टेस्ट देकर, और फिर बात वही है कि उस बेस्ट में से बेस्ट आपके लिए कौन है। गेम टू गेम अब चलना पड़ेगा। आई थिंक खुरम आपको इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से निशानदेही करेंगे कि जब आप टीम लेकर चलते हैं तो फिर आप गेम टू गेम, कंडीशन टू कंडीशन कैसे वेरी करते हैं, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ में भी जाना है, वहाँ पर क्या कंडीशन होंगी। आई थिंक ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। खुरम भाई थोड़ा सा अगर बैटिंग ऑर्डर पे आना चाहें, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस तो कर चुके हैं मिडिल ऑर्डर को, ओपनर्स को, लेकिन इफ्तिखार अहमद के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उठा के देखूं, वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर्स इस वक्त वही मौजूद है। आपने इसी पोजीशन पे आसिफ अली को भी ट्राई किया, बहुत से लड़कों को ट्राई किया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं परफॉर्म कर पाए। 1-2 इनिंग्स बुरी गई हैं, इफ्तिखार की बॉलिंग भी अच्छी करवा पा रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ नज़र आ रहा है आपको? नहीं देखिए, आपको पता है कि इफ्तिखार जो है फिनिशर बहुत अच्छे हैं, आखिरी लेट ऑर्डर में जब आते हैं बैटिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलरेट कर देते हैं रन्स। हालांकि आज ये क्वेश्चन भी किया गया स्पेशली मोहम्मद यूसुफ से कि आपके जो रन रेट जो है एकदम ड्रॉप हो जाता है 7वें ओवर से लेके 15वें ओवर तक, इसको आपने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो उन्होंने कहा, मैंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्लान्स वगैरह भी बताए हैं किस तरह से आपने शॉट्स वगैरह खेलना है। देखिए स्ट्रेट में आपने शॉट खेलना है और अपने कट शॉट्स वगैरह खेलने हैं। फिर देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में कोई वाकई उन्होंने सही कहा कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो स्विप और रिवर्स स्विप खेले, क्योंकि पास्ट में आप देखते रहे कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे प्लेयर्स थे वो स्विप वगैरह मारते थे। नो लुक शॉट खेलते हैं ना आजकल। नो लुक शॉट खेलते हैं, वो सिर्फ आपके साइम अयूब खेलते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा उनको इस चीज़ पे अबूर हासिल है, स्पेशली जिस तरह से CPL वगैरह में वो परफॉर्म करके आए हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं इस हवाले से। और दूसरा स्पेशली मैं लेट ऑर्डर में बात करना चाहूँगा, आपके शादाब खान की काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं जिस तरह से वो पावर हिटिंग भी करते हैं। फिर इमाद वसीम आपने रिसेंटली PSL में भी देखा है, फिर दूसरे डिफरेंट लीग्स में भी खेलता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। और आपको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर स्पेशली जो आजकल स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट T20 फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा जो लोग प्रायोरिटी देते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स को देते हैं। थोड़ा सा अहमद भाई इफ्तिखार पे बात करना चाहूँगा। मुझे पता है कि क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सारे, लेकिन आई लाइक हिम जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, चाहे इंडिया वर्ल्ड कप में बात करें, कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी उसने खेली हैं।
एक दो बैट पैचेस जरूरी है, लेकिन T20 के अंदर थोड़ा स्लो स्टार्ट है उनका। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में वो बड़े प्रोएक्टिव नजर आए। आई थिंक उनकी जो विकेट सपोर्टिव, बिल्कुल जिस तरह खुरम ने कहा कि जो उनकी स्ट्रेंथ है आपको उसको यूटिलाइज करना है, तो फिर आपने ऐसे बैटर को रेट भी उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है। आप फिर उसका इंडिकेटर चेंज नहीं कर सकते कि मैं उसकी एवरेज पे चला जाऊँ या मैं उसकी और किसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करूँ। देखें, बात यह कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत संगीन मसला है जिसको हम शायद इग्नोर बाज़ औक़ात कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि टेक्स्ट बुक क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन T20 क्रिकेट में जो आपके नंबर ऑफ सिक्सेज हैं वो बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि पाकिस्तान जब आखिरी 5-6 ओवर्स में अगर चेस करने आता है या आपने आखिरी 10 ओवर्स खेल रहा होता है तो 8 से लेकर 12 के दरमियान रन रेट जो है वो फ्लक्चुएट करती है, बाज़ औक़ात 11-12 भी जो है वो फिक्स रहती है। तो इस दौरान आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो बाउंड्री रोप क्लियर कर सकता है। अभी हाल ही में हमने पिंडी स्टेडियम में देखा कि हमारे बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, जो हमारी 6 हिटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लैक कर रही है। और आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, छक्का सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो पूरी गेम बदल देगी। अगर आप अपने पिछले कुछ सीरीज़ में ऑपोजिशन के साथ एक मुआवजना करें तो मेरे ख्याल से आपको वो काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, पाकिस्तान ने जितने छक्के लगाए और ऑपोजिशन ने जितने छक्के लगाए। और वहीं से हमने गेम चेंज होते हुए देखी है, चाहे वो न्यूजीलैंड के लिए जिमी नीशम आकर कोई ऐसा काम करते हैं, चैपमैन की बात कर लें। उसके अलावा आपने देखा इंडिया में हार्दिक पांड्या एक ऐसे नंबर पर आते हैं, जडेजा आते हैं जो वो गेम बिल्कुल चेंज करना जानते हैं। तो आई थिंक इफ्तिखार आपके लिए वो आइडियल कैंडिडेट हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ज़रा उस क्रिटिसिज्म से दूर रहें और उनको ये रियलाइज़ कराया जाए, और आई थिंक बड़ा क्लियर भी है मैसेज मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई आपका काम ही सिर्फ ये है कि आपने गेम फिनिश करने आना है। और वो वैसे ही है जैसे मिसबाह उल हक ने एक प्लेटफॉर्म पर कहा कि कुछ आउट हुए थे तो इफ्तिखार आए, तो मैंने कहा कि यार इतने आउट हो गए तो संभाल लेना, तो उसने कहा मुझे पता है मैं इसीलिए आता हूँ। तो वो मेरे ख्याल से उनको भी अब क्लियर है कि मेरी ज़रूरत तभी बढ़ेगी जब टीम मुसीबत में है। लेकिन यार बहुत पोटेंशियल है, आई थिंक पोटेंशियल वाइज अगर आप जो आप बात कर रहे हैं अहमद भाई, क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ी है लिटरली उसने कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेली है। लेकिन चैपमैन की मुझे ना ज़हन में बात आ रही थी, हांगकांग के लिए जब खेलता रहा तो कोचेज हमें कहते थे बड़ा प्यारा बच्चा है यार, रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से खेलता है। लेकिन भाई जिस तरीके से उसने अपनी इनिंग्स को कल्टीवेट किया हुआ है वो बहुत तगड़ा है इस वक्त न्यूजीलैंड स्क्वाड का। इससे मूव ऑन करते हैं जी, पाकिस्तान वर्सेस वुमेन्स टीम। अनफॉर्चुनेट है, बड़ा क्लोज मार्जिन मैचेस हम लोग हारे हैं। खुरम भाई अगर बात करें T20 की बात करो, बड़ा क्लोज जाके हम मैचेस हारे। एक मैच में तो मुझे बड़ा अजीब लगा पिछले मैच के अंदर कि आप विनिंग मैच एकदम आपकी टीम कोलैप्स हुई 15, 12, 13 रन के अंदर आपके 5 से 6 खिलाड़ी आउट हो गए, जो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग चीज़ थी। यहाँ पर काकुल भेजने का फैसला किया गया उनको भी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें तीनों जो मैच हुए हैं तीनों नेल बाइटिंग मैच हुए हैं। हालांकि आपने वनडे सीरीज़ देखी, वनडे साइड में से एक मैच पाकिस्तान का क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, बाकी 2 मैचों में वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेट किया। स्पेशली जो क्रेडिट जाता है उनकी कैप्टन थी हैरी मैथ्यूज़, जिस तरह से उन्होंने वहाँ बैटिंग और बॉलिंग में परफॉर्म किया। देखें यहाँ पे भी पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। स्पेशली मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा इसके अंदर से, जिस आयशा जफ़र ने कम बैक किया, फिर तूबा हसन ने जिस तरह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग वगैरह करती हैं, फिर अमीन जो है वो परफॉर्म करके आई हैं, सिद्रा अमीन है ऊपर से आके इन्होंने किया, मुदीमा दें। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा सेटबैक था जिस तरह से बिस्मा मारूफ ने रिटायरमेंट ली। हालांकि देखें बिस्मा मारूफ के पास टाइम था और वो कैरी ऑन कर सकती थी, उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। और अभी जो रिसेंटली जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें वन ऑफ द फिटेस्ट जो है वो प्लेयर थी, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा। और इसके अंदर देखें सबसे मज़ेदार चीज़ जो है, मैं आज वो स्टैट्स वगैरह देख रहा था कि आपकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट आपने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की। स्पेशली जो है आपने इस सीरीज़ के अंदर अभी तक जो 3 जो है रन्स जो है भाग कर वो आपने 13 दफ़ा लिए हैं और आपने डबल्स जो है 22 दफ़ा लिए हैं, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा एक है। फिर दूसरा आप जिस तरह से फील्डिंग्स वगैरह में देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनकी क्विक जो है एजिलिटी स्पीड वगैरह आई है और कंट्रोल स्पीड जो है जिस तरह से बॉल के पीछे भागती हैं। और आपको पता है कि जिस तरह से स्पेशली जो है एक अच्छा फील्डर जो है मैच में 10 से 12 रन सेव करता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है। हालांकि मैं स्क्वाड देख रहा था जैसे आपसे ऑफ एयर भी कर रहा था, बाकी अब क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ पर बताना है कि इसके अंदर आपके जो है ट्रेनर जो है वो इस वक्त मिसिंग है। ये बड़ा एक आपने, क्योंकि उसने हाईलाइट भी किया था अहमद भाई कि एक अच्छी बात थी कि एथलीट जो उनसे पाकिस्तान टीम के साथ उनको पता है कि एथलीट की अगर बात करें, बायोमैकेनिक्स की बात करें, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। लेकिन बड़ा एक मेरे लिए शॉकिंग था जब पता लगा, मुझे खुरम भाई ने बताया कि जो ट्रेनर है वो मिसिंग है इसके अंदर से। साथ ही साथ इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ जो क्लैप्स हमारा हुआ अचानक ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बड़ा ज़बरदस्त सिद्रा अमीन खेल रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशन जिस तरीके से खेलती हुई आई। निदा डार आपको एग्रेसिव नजर आई, लेकिन निदा डार की विकेट के बाद एकदम जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, मुझे समझ भी नहीं आखिर हुआ क्या था पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल आई थिंक खुरम जब भी होंगे तो आपको इनसाइड न्यूज़ लाजमी मिलती रहेगी। और ये ट्रेनर वाला भाई ये ट्रेनर वाला बहुत सीरियस सब्जेक्ट है कि एक पॉइंट पर आप कह रहे हैं कि मिलिट्री एकेडमी में भेजना है फिटनेस के लिए और दूसरे पॉइंट पर आप ट्रेनर ही नहीं भेज रहे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर ये फैसला कौन कर रहा है, ये फैसले और किस पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं। इस पर तो ज़रूर आई थिंक हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी सवाल उठाएंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। जहाँ तक आप टीम की बात करें, काकुल मेंस टीम को भी भेजा है, उसके बाद हमने एक्सेसिव इंजरीज होते हुए देखी हैं।
अब आई डोंट नो ये वुमेंस टीम कैसे रिएक्ट करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फिटनेस का कल्चर इतना कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो आप जब एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग कराते हैं तो बॉडीज़ ब्रेक डाउन हो जाती हैं। आप सबसे बेहतर ये चीज़ समझते हैं। अब आप परफॉर्मेंसेस के ऊपर आ जाएं यार, देखें बहुत वाज़ेह फ़र्क है। मुझे हाल ही में भी मौका मिला है कि मैं वेस्ट इंडीज़ वुमेंस टीम जो थी उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज़ उनके साथ प्रोग्राम्स भी किए कराची में, तो काफ़ी ज़्यादा बात हुई उनसे, बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, ऑफ कैमरा भी हुई, जहाँ पर मैंने करियर वाइज उनका पूछा, ट्रेनिंग्स का पूछा। देखें बड़ा फ़र्क पड़ता है। हेली मैथ्यूज़ ने बताया कि जब उन्होंने खेलना शुरू किया, वो प्रोफेशनल क्रिकेट में आ चुकी थी, तो 17 साल की उम्र की थी। इस वक्त वो 90 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुकी हैं। अगर मैं खाली T20s की बात करूँ, 80 से ज़्यादा वनडेज़ भी वो खेली हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं लेवल की आप बात करें बिल्कुल, 109 T20s हेली मैथ्यूज़ के हैं, 118 स्टेफनी टेलर के हैं, शमेन कैम्बल जो है वो 127 T20s खेल चुकी हैं। तो यार ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप अपनी कंबाइंड टीम को उठा के देखेंगे, निदा के अलावा आपको उस तरह के नंबर्स नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट बहुत कम है, जो है उसमें उस तरह के हमें रिजल्ट्स नहीं नज़र आते, और हम फ़ौरन से जो है वो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो अब आपको जो है वो मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। तो आपको सबसे पहले, मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये अपील कर रहा हूँ कि जब तक आप वुमेंस क्रिकेट का बिल्कुल स्ट्रक्चर सेपरेट नहीं करते, हम इसको नहीं चला पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि चेयरमैन की पेट्रनेज के अंदर ही हम कहीं बाहर से कोई फॉर्मर प्लेयर जो हैं किसी भी स्पोर्ट की, उनको उठा के उसका वुमेंस क्रिकेट का हेड बना दें और कोशिश करें कि उसमें तब्दीली आएंगी। सिलेक्शन कमेटी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, खाली काकूल भेजने से कुछ नहीं होगा। पूल ऑफ प्लेयर्स आपके पास मौजूद है। देखें सना ने भी हमारे इस प्रोग्राम्स की मुनासबत से बहुत दफ़ा ये बात की है कि आपको उनको कंसिस्टेंट क्रिकेट देनी है। आप साल में एक ही टूर्नामेंट 6 टीम्स का करा के ये नहीं कह सकते कि हमने अपना जिम्मेदारी जो है उसको पूरा कर दिया है। उसमें ना कमेंट्री हो रही है, ना उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ना उसमें उस लेवल की मार्केटिंग की जाती है। स्टेडियम में भी नहीं खेला जाता। बिल्कुल, ये आई थिंक बहुत बड़ा अलमिया है यार। आप मतलब अगर आप पूल ऑफ प्लेयर्स एनहांस करना चाह रहे हैं तो फिर आप उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को लेकर आएँ। आपके पास इसके अलावा भी भरपूर मौका है कि आप अपने डोमेस्टिक लेवल पर अपने टूर्नामेंट्स की फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज कर दें और उन लड़कियों को कंसिस्टेंट खिलाएं। तो आई थिंक पॉलिसी वाइज हम लैक कर रहे हैं। खुरम ने एक बहुत अच्छी चीज़ की निशानदेही की कि विजिबल इंप्रूवमेंट ज़रूर हैं, खासतौर पर T20 क्रिकेट में, जो पाकिस्तान का फॉर्मेट समझा जाता है। अगर आप आखिरी 1-2 ओवर्स में जाके मैच हार रहे हैं या 5 या 8 रन से मैच हार रहे हैं, इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई एंड में। तो उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और बात वही है कि साइकोलॉजिकली अब हमें सोचना पड़ेगा कि ना सिर्फ मेंस क्रिकेट बल्कि वुमेंस क्रिकेट भी इवॉल्व हो गई है। अब आप वो 120-130 रन करके वुमेंस क्रिकेट भी नहीं जीत पाएंगे। अब 200 वुमेंस क्रिकेट में भी हो रहा है, उसको चेज भी हो रहा है। बल्कि अगर खुरम भाई थोड़ा सा मैं पाकिस्तान टीम के ऊपर आना चाहूँ, आपने ओपनर्स की बात की। सिद्रा अमीन मुझे अच्छी फॉर्म में नजर आई, अच्छे पिछले मैच की बात करूँ अच्छे कलर्स में नजर आई। आयशा जो उनके साथ बैटिंग कर रही थी, मुझे उनका थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि शायद अभी वापस पाकिस्तान टीम में आ रही है, प्रेशर नजर आता है कि वो एज फ्रीक्वेंसी जो एक रन होते हैं, फ्री फ्लो रन उनके मिलते नहीं आपको। मुनीबा की बात करें, वो बहुत अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं, ओपन भी करती रही, फिर वन डाउन अब आ रही हैं। जो बार बार मैं इसको हाईलाइट क्यों करता हूं, जो आयशा नसीम का एक फैक्टर था, ठीक है माजी हो चुका आपका, जो एक फैक्टर था उसको किसने क्लियर करना है। वो जो एक पावर पिंच हिटर आपके पास मौजूद थी, आलिया से आपने रोल लेने की कोशिश की, वो अनफॉर्चुनेट नहीं कर सकी। फातिमा सना मुझे समझ में नहीं आती, शी कैन बी अ ब्रिलियंट क्रिकेटर, उसको फिर आप बहुत ऊपर जाके खिलाते हो, नीचे आप लेके नहीं आते बैटिंग में। ये सोचना किसने है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें रिसेंट आपको पता है कि आशिश जफ़र ने कम बैक की है, रिसेंट डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर एक उन्होंने 100 भी किया है। फिर दूसरा मुनीबा को भी चांस दी गया, मुनीबा में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये टीम के अंदर हैं। फिर तूबा जो हैं, फिर स्पेशली नतालिया वगैरह भी काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। थोड़ा सा जो ऑफ कलर नज़र आई इस सीरीज़ के अंदर, वो मैं अली राज का मैं कहूँगा। जिस तरह की देखें वो काफ़ी इंपैक्ट प्लेयर हैं, नीचे एक लोअर डाउन में आके पावर हिटिंग भी करती हैं और बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। वो उस तरह से वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, इवन आप वो वनडे में भी देख लें और T20 के अंदर भी देख लें। फिर दूसरा फातिमा सना का आपने कहा, देखिए नो डाउट कि शी इज़ अ वेरी पोटेंशियल, तो उस तरह से अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंस रही। खासकर देखें सादी ने बहुत अच्छी से की। फिर जो है सिंधु जो है, आपको पता है ये 2 ऐसी प्लेयर हैं जो T20 के अंदर भी पाकिस्तान की टॉप 5 के अंदर हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है परफॉर्मेंस देगा। और दूसरा निरा डार, आपको पता है वनडे में भी सेकंड जो है आफ्टर जो है कैप्टन जो है सना मीर के बाद 100 विकेट लेने वाली उनके लिए एक अचीवमेंट है, और T20 में भी काफ़ी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। अहमद भाई, वो मुझे पता है जैसे आपने कहा डोमेस्टिक की हम बात करते हैं, T20 की बात करें, टूर्नामेंट्स की बात करें, लेकिन क्या वो दिन दूर है या नज़दीक है जब हम पाकिस्तान वुमेंस टीम को भी लंबी फॉर्मेट देखेंगे? फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहा। आई थिंक अगर आपने देखना चाहते हैं तो फिर आपके पास ICC तो चलें, वो अपने फैसले लेगा। आपके पास अपना डोमेस्टिक तो आपके अपने हाथ में। आप एक ऐसी पॉलिसी बना दें जहाँ पर आप एटलीस्ट 2 डे क्रिकेट शुरू कर दें। ये मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि थोड़ी लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाएं। T20 में तो चलें करीब पहुँच जाते हैं, वनडे में तो हम हैं ही नहीं करीब, टेम्परामेंट नहीं है, उस तरह की बड़ी इनिंग्स बिल्ड करना नहीं आ रही।
बॉलर्स पूरे ओवर अगर कराना चाह रही हैं तो उनकी उस तरह की फ़िज़िकल बिल्ड नहीं है, तो जितनी आप क्रिकेट खिलाएंगे उतनी बेहतरी आएगी। तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आप टू-डे क्रिकेट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, वन डेज ज़्यादा कर दें, उनका जो एक पूल है वो इंक्रीज़ कर दें। सिर्फ एक टूर्नामेंट, जिस तरह मैंने कहा, एक टूर्नामेंट साल में एक दफ़ा 6 टीम्स के कराने से वुमेंस क्रिकेट कहीं पे इंप्रूव नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन जाते जाते जो अहमद भाई ने बात की, यहाँ तक खुरम भाई भी, क्योंकि इनसे बात होती रहती है। हम लोग जब स्कूल क्रिकेट की बात कर रहा था वो था मेंस का, लेकिन कोचेस, यहाँ तक जो प्लेयर जो समझते हैं क्रिकेट को, वो यही बात रिक्वेस्ट करते थे कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, लेकिन इसको 2 डे एटलीस्ट होना चाहिए ताकि लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट हमारे यंग एजेस को आए खेलने के टेम्परामेंट जोन सा है उसका उनको पता चले कि 2 डे फॉर्मेट के अंदर किस तरीके का टेम्परामेंट जोन सा है हमें चाहिए होता है। मुझे और मेरी टीम को नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।